बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज चैप्टर 16 हम पढ़ेंगे। इट्स अबाउट ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल लेवरेज। इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं जो आप ऑलरेडी अटेंड कर चुके हैं, नॉर्मल कॉन्सेप्ट्स हैं। आपको थोड़े नए कॉन्सेप्ट उसके रिलेटिवली समझने होंगे। इस चैप्टर को भी हम दो पार्ट में ख़त्म करेंगे। तो इस चैप्टर जब हम ख़त्म करेंगे तो देन वी मस्ट बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट्स, डिफाइन ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल लिवरेज एंड आइडेंटिफाई कॉजेज ऑफ बोथ। उसके बाद ऑपरेटिंग ब्रेक इवन जो फर्म का वो कैलकुलेट करेंगे बेस्ड ऑन क्वांटिटी एंड बेस्ड ऑन सेल्स अमाउंट। उसके बाद हम डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग फाइनेंशियल एंड टोटल लिवरेज, उनकी जो डिग्री है उसको हम इंटरप्रेट करेंगे, डिफ़ाइन करेंगे और कैलकुलेट करेंगे। EBIT अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, EPS अर्निंग पर शेयर ब्रेक इवन जो है उनके डिफरेंसेस एनालिसिस, उसको वो हम चार्ट जो है उसके कंस्ट्रक्ट करेंगे, उसको इंटरप्रेट करेंगे। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे क्वांटिटी, टोटल फर्म रिस्क और उसके दो कंपोनेंट जो बिजनेस रिस्क और फाइनेंशियल रिस्क है वो। और एंड पे हम अंडरस्टैंड करेंगे व्हाट इज़ इन्वॉल्व्ड इन डिटर्मिनिंग द एप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज फॉर अ फर्म। तो ये कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे। अभी स्टार्ट करते हैं। ऑपरेटिंग लिवरेज है, फाइनेंशियल लिवरेज है, टोटल लिवरेज, कैश फ्लो एबिलिटी टू सर्व डेट, अदर मेथड्स ऑफ एनालिसिस, कम्बिनेशन ऑफ मेथड्स। तो सबसे पहले क्या ऑपरेटिंग लिवरेज? द यूज़ ऑफ फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट बाय द फर्म। ये ऑपरेटिंग लिवरेज क्या है कि ऑपरेटिंग जो फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट है उसका यूज़ फर्म का जो है ना वो उसको ऑपरेटिंग लिवरेज बताता है। अच्छा, ये मैं आपके लिए रीड आउट करता हूँ, फिर मैं आपको समझाता हूँ। वन पोटेंशियल इफेक्ट caused by the presence of operating leverage is that a change in the volume of sales results in a more than proportional change in operating profit or loss। तो इसका कहने का क्या मकसद है कि क्योंकि ये ऑपरेटिंग कॉस्ट पे डिपेंड करता है, और कौन सी ऑपरेटिंग कॉस्ट? फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। इस पे आपने फोकस करना है, नॉट वेरिएबल ऑपरेटिंग कॉस्ट। तो वो ये क्या कहता है कि ऑपरेटिंग लेवरेज की जो इफ़ेक्ट होगा या उसकी जो प्रेजेंस होगी उसको हम कैसे देखेंगे कि हम सेल्स में कोई भी चेंज लाते हैं, एन इंक्रीज़ इन सेल, वो उससे जो उसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट होगा ना या लॉस होगा उसका प्रोपोर्शनल जो है ना उससे डिफरेंट होगा। कैसे डिफरेंट होगा? उससे बहुत ज़्यादा होगा। मिसाल के तौर पे आप 1000 यूनिट्स जो है ना वो सेल कर रहे हैं, क्योंकि ये हम दोनों में पढ़ेंगे, यूनिट्स में भी पढ़ेंगे और सेल्स वैल्यू में भी पढ़ेंगे। अगर आप 1000 यूनिट्स बनाते हैं और उसके हिसाब से आपका जो प्रॉफिट आ रहा है, फॉर एग्जांपल फिक्स्ड इनकम जो है वो आपकी 7 है, इसी में जो एग्जांपल आएगी उसी को हम वो ले लेंगे, और आपका जो प्रॉफिट है वो 1 है, और सेल आपकी बढ़ती है यूनिट्स में 1500 पे, और उसके बाद आपकी फ़िक्स कॉस्ट वही रहती है। तो इसका क्या मतलब है कि आपकी अर्निंग जो है या प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो बढ़ गया है। तो जो प्रोपोर्शन जिससे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ा है विद द प्रोपोर्शन ऑफ इंक्रीज इन सेल वो ज़्यादा है। तो कहने का मकसद ये है, अभी एग्जांपल से आपको ज़्यादा क्लैरिटी जो है ना वो आ जाएगी। अभी ये फर्म F है, फर्म V है, फर्म 2F है, इनकी सेल्स है 10, ये थाउजेंड्स में है, 10,000, 11,000, 19,500। ऑपरेटिंग कॉस्ट में फिक्स्ड और वेरिएबल है। फिक्स्ड कॉस्ट जो है ना उसके इफेक्ट को हम देखते हैं, ये ऑपरेटिंग लेवरेज है। ठीक है, तो फिक्स्ड कॉस्ट इसकी 7 है, इसकी 2, इसकी 14, वेरिएबल कॉस्ट इज़ ऑल्सो देयर। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है ना वो 1000 है, 2000 है और 2500 है। अच्छा, अभी फिक्स्ड कॉस्ट ओवर टोटल कॉस्ट एंड फिक्स्ड कॉस्ट ओवर टोटल सेल। तो फिक्स्ड कॉस्ट की हम प्रोपोर्शन ले रहे हैं टोटल कॉस्ट में, तो 7 जो है वो टोटल कॉस्ट जो है 9 उसमें उसका ये परसेंटेज है, और फिक्स्ड कॉस्ट का टुवर्ड्स सेल्स 7 जो है टुवर्ड्स 10,000 वो 0.70। तो ये हमने प्रोपोर्शन उसके निकाले हैं। अच्छा, अभी क्या कहता है कि अब ये डेटा दिया हुआ है जो ऑलरेडी हमारे पास है, अब इसमें चेंज क्या है? Now subject each firm to a 50% increase in sales for next year। तो अगले साल क्या होता है कि
50% सेल्स में इंक्रीज आ जाता है. विच फर्म डू यू थिंक विल बी मोर सेंसिटिव टू द चेंज इन सेल्स दैट इज शो द लार्जेस्ट परसेंटेज चेंज इन ऑपरेटिंग प्रॉफिट EBIT. तो ये जो चेंज है, जो कि 50% उनकी सेल बढ़ेगी, उस हिसाब से हम कैलकुलेट करेंगे उसकी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, यानी कि उसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट. हम तीनों फर्म का वो चेक करेंगे और फिर उसकी परसेंटेज निकालेंगे कि वो किस परसेंटेज से बढ़ा है. तो फिर हम बताएंगे कि चेंज इन सेल्स जो है वो किस फर्म के वो ज़्यादा सेंसिटिव है कि उसमें चेंज इन सेल हो और उसकी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स जो है ना वो ज़्यादा परसेंटेज, ज़्यादा प्रोपोर्शन से बढ़ती है. तो उसकी हम परसेंटेज निकालेंगे. ठीक है. अच्छा, इसको अभी सॉल्व करते हैं. तो ये 50% से बढ़ गई, तो ये 10,000 थी तो 15,000 होगी, ये 11,000 थी तो 16,500 होगी, ये 19,500 थी तो ये 29,025 टू 50, मतलब थाउजेंड्स का है, यहाँ पे लिखा हुआ है इन थाउजेंड्स. ऑपरेटिंग कॉस्ट फिक्स्ड वही रहेगी, वेरिएबल चेंज होगी डेफिनेटली उसके प्रोपोर्शन से. जैसे कि सेल बढ़ी है तो वेरिएबल उसी प्रोपोर्शन से बढ़ेगी. तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो आपका आ जाएगा 5,000, फर्म एफ का, फर्म वी का 4,000 और फर्म 2F का 10,750. अभी परसेंटेज क्या है? तो परसेंटेज आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? EBIT T माइनस EBIT T माइनस 1 ओवर EBIT T माइनस 1, यानी कि 5 माइनस 1 ओवर 1, जो पहले इसका नॉर्मल था ये वाला 1000. तो ये 400% है चेंज इन EBIT, परसेंटेज चेंज इन EBIT. ये 100% और ये 330%. अभी हम इसको इंटरप्रेट कैसे करेंगे? एफ फर्म जो है ना वो मोस्ट सेंसिटिव फर्म है. फॉर इट 50% इंक्रीज इन सेल्स लीड्स टू अ 400% इंक्रीज इन EBIT. तो इससे हमें क्या अंदाज़ा हुआ, जो मैंने परसेंटेजेस लिए हैं, कि अगर हम 50% सेल बढ़ाते हैं तो फर्म एफ जो है ना वो ज़्यादा सेंसिटिव है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा प्रोपोर्शन से इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है. Our example reveals that it is a mistake to assume that the firm with the largest absolute, इसमें कुछ हम मिस्टेक हो सकती है कि फर्म का हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि वो लार्ज प्रोपोर्शन से वो बढ़ रहा है उसका, या और रिलेटिव अमाउंट ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट ऑटोमेटिकली शोज द मोस्ट ड्रामेटिक इफेक्ट्स ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज. तो इसमें क्या कह रहे हैं कि हम जो ये एज्यूम कर रहे हैं कि फिक्स्ड कॉस्ट उतनी ही रही है और उसका 50% सेल्स बढ़ गई है, तो इसका ये भी हो सकता है कि वो कैपेसिटी को ओवर कर चुके हों. अगर यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं या सेल्स बढ़ रही है तो वो एक फैक्ट्री से या मशीन से वो प्रोडक्शन हो रही थी. हो सकता है कि जब इसकी 50% सेल बढ़ी है प्रोडक्शन में तो वो आपको और फिक्स्ड कॉस्ट लगानी पड़ सकती है. तो हम जो एज्यूम कर रहे हैं कि फिक्स कॉस्ट वही है, उसमें वो प्रोडक्शन बढ़ी है, उसी में प्रोडक्शन कैपेसिटी थी. तो ये एक थोड़ा सा ड्रामेटिक व्यू पॉइंट है. Later we will come up with an easy way to spot the firm that is most sensitive to the presence of operating leverage. तो later अभी हम पढ़ेंगे कि हम कौन सा easy way से calculate कर सकते हैं. आगे है break even analysis. Break even analysis हम जो normally पढ़ते हैं in a layman language that कि break even analysis वो break even वो point है जहाँ पे firms they don't have loss or profit, so the loss and profit is zero, उसको हम ब्रेक इवन कहते हैं. तो यहाँ पे वही कॉन्सेप्ट को थोड़ा और इन्होंने डिटेल में एलेबोरेट किया. अ टेक्निक फॉर स्टडिंग द रिलेशनशिप अमंग आ गया तो दो से ज़्यादा है, बिटवीन नहीं है. ठीक है. तो अमंग फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, सेल्स वॉल्यूम एंड प्रॉफिट्स. तो ये रिलेशनशिप है जो हम स्टडी करते हैं किसके दरमियान में? फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, सेल्स वॉल्यूम एंड प्रॉफिट्स, आल्सो कॉल्ड कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस, CVP एनालिसिस. इसको CVP एनालिसिस भी कहते हैं. व्हेन स्टडिंग ऑपरेटिंग लिवरेज प्रॉफिट्स रेफर टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स बिफोर टैक्सेस एंड एक्सक्लूड्स डेट, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड पेमेंट्स. तो याद रहे कि ऑपरेटिंग लिवरेज जब हम स्टडी कर रहे हैं तो वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट से रेफ़र करता है जो कि EBIT है, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स. तो उसमें से ना इंटरेस्ट माइनस हुआ होता है, ना डिविडेंड्स माइनस हुए होते हैं और ना टैक्सेशन माइनस हुई होती है. तो ब्रेक इवन चार्ट जो है अगर आप इसको ड्रा करें तो ये आपकी वेरिएबल कॉस्ट है, ये वाली, ये आपकी फिक्स्ड कॉस्ट है
और ये ब्लू आपकी टोटल कॉस्ट है। तो ये यहाँ से लॉसेस जनरेट हो रहे हैं 4000 तक जो है, और उसके बाद 175,000, ये आगे हम ये एग्जांपल करेंगे। 4000 यूनिट्स अगर ये प्रोड्यूस करे और 175,000 जो रेवेन्यू जो है, रेवेन्यू एंड कॉस्ट, रेवेन्यू और कॉस्ट अगर बढ़े तो वो फिर ब्रेक इवन एनालिसिस पे, ब्रेक इवन पे आता है। उसके बाद जो भी है वो आपके प्रॉफिट आ जाएंगे। तो ग्रीन जो है वो टोटल रेवेन्यू है जैसे जैसे बढ़ रहा है, और ये आपकी टोटल कॉस्ट है। तो ये एक इंटरसेक्शन पॉइंट आ जाता है कि जहाँ पे आपका कॉस्ट एंड प्रॉफिट आर ज़ीरो, इसको ब्रेक इवन चार्ट कहते हैं। ये ब्रेक इवन पॉइंट है। और ये हम मेजर किसका ले रहे हैं? हम क्वांटिटी सोल्ड, प्रोड्यूस एंड सोल्ड, और रेवेन्यू एंड कॉस्ट। अच्छा, ब्रेक इवन क्वांटिटी पॉइंट, अभी हम क्या कैलकुलेट करेंगे? क्वांटिटी पॉइंट, कि वो कौन सी क्वांटिटी है जहाँ जो हमें परचेज करनी चाहिए, जहाँ पे हमारा अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स विल बी ज़ीरो। ये यहाँ पे ये ऑलरेडी इन्होंने बताया हुआ, लेकिन अभी हम कैलकुलेट करेंगे 4000। तो यहाँ पे वो क्वांटिटी अगर हम चेक करेंगे ना, तो वी विल जस्ट फॉरगेट अबाउट द रेवेन्यू एंड कॉस्ट अमाउंट। हम सिर्फ जो है ना इसकी क्वांटिटी पे फोकस करेंगे, तो वो 4000 है। तो ये ब्रेक इवन पे जो क्वांटिटी आ रही है 4000, तो ये अगर 4000 यूनिट प्रोड्यूस और सेल करेंगे तो ये ब्रेक इवन में होंगे इन क्वांटिटी पॉइंट। ओके, ब्रेक इवन पॉइंट, द सेल्स वॉल्यूम रिक्वायर्ड सो दैट द टोटल रेवेन्यूज एंड टोटल कॉस्ट आर इक्वल। वो ऐसा पॉइंट है सेल्स वॉल्यूम का, यानी कि क्वांटिटी का, नॉट सेल्स अमाउंट। उसमें क्या, जहाँ पे रेवेन्यूज और टोटल कॉस्ट जो है ना इक्वल आ गए, ये ग्राफ में आए, बाद में भी आएगा ग्राफ। मे बी इन यूनिट्स और इन सेल्स डॉलर, दोनों में हो सकती है। तो हम अभी क्वांटिटी वाला करेंगे। हाउ टू फाइंड क्वांटिटी ब्रेक इवन एनालिसिस? पी प्राइस पर यूनिट ओवर क्वांटिटी। तो ये आपकी क्या आ जाएगी? जो क्वांटिटी प्रोड्यूस हुई और उसकी जो प्राइस उससे मल्टीप्लाई होकर वो आ जाएगा, माइनस वेरिएबल कॉस्ट इंटू क्वांटिटी क्यू, और उसके बाद फिक्स्ड कॉस्ट इसमें माइनस हो जाएगी। तो इसमें आप क्यू कॉमन ले लें, तो क्यू जो है उसमें जो रिलेटिव होगा, जो सेल्स की वैल्यू होगी माइनस वेरिएबल कॉस्ट, और उसके बाद फिक्स्ड कॉस्ट को माइनस करेंगे, तो ये आपकी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आ जाएगी। ठीक है, अभी क्वांटिटी पॉइंट जो है ना वो क्या है? वो ब्रेक इवन क्वांटिटी पॉइंट वो पॉइंट है जहाँ पे आपकी EBIT वो ज़ीरो हो जाती है। ठीक है, तो वही फार्मूला आप लिखेंगे, उसमें EBIT को ज़ीरो कर देंगे, और Q जो है ना वो आपने फाइंड आउट करना है, क्योंकि हमने ब्रेक इवन पॉइंट क्वांटिटी पॉइंट फाइंड आउट करना है। तो आप इस इक्वेशन में से QBE जो कि क्या है, यूनिट्स कंट्रीब्यूशन मार्जिन, ये इसका है, और ये क्वांटिटी है जो आपको चाहिए टू मेक ब्रेक इवन क्वांटिटी पॉइंट। तो इस इक्वेशन को आगे सॉल्व करते हुए आप FC को इधर ले जाएंगे, QB आपको कैलकुलेट करना, तो FC ओवर P माइनस V, ये आपका क्वांटिटी वाला आ जाएगा। अभी आगे क्वेश्चन जो है वो हम करेंगे, इससे पहले सेल्स पॉइंट का भी हम चेक करते हैं। तो सेल्स ब्रेक इवन पॉइंट जो सेल्स वैल्यू के हिसाब से होगा, SB, वो क्या होगा? फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट और ये B क्या मतलब? ये क्वांटिटी जो आपने यहाँ पे QBE कैलकुलेट की होगी ब्रेक इवन क्वांटिटी पॉइंट, वो आप डालेंगे विद द वेरिएबल कॉस्ट, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट से वो बढ़ेगी या वो चेंज होगी, और उसके बाद आप फिक्स्ड कॉस्ट जो है उसमें ऐड करेंगे, या आप फिक्स कॉस्ट को डिवाइड कर देंगे प्रोपोर्शन वेरिएबल कॉस्ट का सेल से। अगर आपके पास वेरिएबल कॉस्ट वो नहीं दी हुई, परसेंटेज दिया, तो वो 1 माइनस उससे हम इसको डिवाइड कर देंगे। तो इस तरीके से भी हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं ब्रेक इवन सेल्स पॉइंट। तो क्वांटिटी ब्रेक इवन क्वांटिटी पॉइंट आपने पढ़ लिया, और ब्रेक इवन सेल्स पॉइंट। अभी हम इसके एग्जाम्पल करते हैं। बास्केट वॉन्डर्स वॉन्ट्स टू डिटर्मिन बोथ द क्वांटिटी एंड सेल्स ब्रेक इवन पॉइंट्स व्हेन। तो ये एग्जांपल है, ये एग्जांपल थ्रू आउट द चैप्टर चलेगी। इसमें डिफरेंट मॉडिफिकेशंस आती जाएंगी, डिफरेंट एडिशनल इंफॉर्मेशन आती जाएगी, जो हमारे जो नेक्स्ट हमारे कॉन्सेप्ट्स होंगे उसको एलेबोरेट और डिफाइन कर रहे होंगे। तो वो ये आपने जहन में रखना है जो ये एग्जांपल है। तो बास्केट वॉन्डर्स जो है वो दोनों ये मालूम करना चाहता है क्या ब्रेक इवन पॉइंट्स फॉर क्वांटिटी एंड सेल्स। फिक्स कॉस्ट वो कह रहा है कि 100,000 है, जो बास्केट वॉन्डर्स सोल्ड फॉर
43 baskets are sold for $43.75 ईच, तो ये आपकी प्राइस पर यूनिट। उसके बाद वेरिएबल कॉस्ट जो है वो आपकी पर बास्केट या पर यूनिट $18.75। तो आप ये जो ब्रेक इवन पॉइंट निकालेंगे, आपको वो फार्मूला आप लगाएंगे FC/P-V। तो FC जो है फिक्स कॉस्ट 100,000 है, जो आपकी प्राइस पर यूनिट है माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, तो ये आपके टोटल 4000 यूनिट्स आ जाएंगे, जो हमने ग्राफ में देखा था। अभी आगे भी ग्राफ आएगा उसको एक्सप्लेन, वही सेम कॉन्सेप्ट, इसको दोबारा मैं रिवाइज करवा दूंगा। तो जो वॉल्यूम में आएगा, यानी कि जो प्राइस जो बढ़ी है इन टर्म्स ऑफ मॉनिटरी वैल्यू, तो वो QBV प्लस F फिक्स्ड कॉस्ट। तो फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट जो है ना, उनको हम प्लस करेंगे तो हमारे पास वो क्वांटिटी में आ जाएगा, सॉरी वॉल्यूम में आ जाएगा। तो क्वांटिटी आपने ये जो QBE निकाली है, ब्रेक इवन क्वांटिटी पॉइंट 4000 है, इनटू वेरिएबल कॉस्ट आप ऐड करें और उसमें फिक्स्ड कॉस्ट को ऐड कर दें, तो ये क्वांटिटी इनटू वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी, और ये फिक्स कॉस्ट है, इसको ऐड करेंगे तो आपके पास ब्रेक इवन वॉल्यूम जो है, ब्रेक इवन पॉइंट वॉल्यूम आ जाएगा $175,000। तो ये वही ब्रेक इवन चार्ट है जो उन्होंने पहले भी दिखाया है। अभी आपको ये सारा एक्सप्लेन हो गया होगा कि ये क्वांटिटी प्रोड्यूस एंड सोल्ड है, तो ये ब्रेक इवन पॉइंट है फॉर क्वांटिटी, और ये ब्रेक इवन पॉइंट है फॉर वॉल्यूम। तो ये आप देखने कि यहाँ से इस पॉइंट से अगर मीन की तरफ आते जाएंगे, नीचे आते जाएंगे, तो लॉस बढ़ता जाएगा, और अगर इससे बढ़ते जाएंगे ऊपर तो आपका प्रॉफिट बढ़ता जाएगा। तो ये ब्रेक इवन चार्ट है। अच्छा, उसके बाद ये हम ऑपरेटिंग लिवरेज पढ़ रहे हैं, और उसमें अभी हम पढ़ेंगे डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज। तो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज क्या है कि अगर ये वो परसेंटेज चेंज है जो आपके ऑपरेटिंग प्रॉफिट में आती है विद $1 और 1% चेंज इन आउटपुट सेल, कि अगर आप अपनी सेल को 1% बढ़ाते हैं तो उससे कितनी चेंज आएगी आपके ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स में, या अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में, तो वो हमें ऑपरेटिंग लिवरेज की डिग्री बताती है। ठीक है, तो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज एट Q यूनिट्स ऑफ आउटपुट, Q यूनिट्स कोई भी आउटपुट्स हैं, और सेल्स या सेल्स अमाउंट है, तो क्या होगा कि परसेंटेज चेंज इन ऑपरेटिंग प्रॉफिट, परसेंटेज चेंज इन ऑपरेटिंग प्रॉफिट, अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट पहले 1 था फर्म F का, उसके बाद 5 हो गया, तो परसेंटेज चेंज जो आया था वो 400% था, और उसके बाद परसेंटेज चेंज इन आउटपुट और सेल्स, तो इससे हमें वो डिग्री पता चलेगी ऑपरेटिंग लिवरेज की। अच्छा, ये हम कैलकुलेट कैसे करते हैं? ये भी यूनिट्स का है और वॉल्यूम का जो डॉलर सेल्स का है। ठीक है, तो कैलकुलेटिंग द DOL फॉर अ सिंगल प्रोडक्ट और अ सिंगल प्रोडक्ट फर्म, तो Q यूनिट्स है, सिंगल प्रोडक्ट है, Q ये P-V ओवर P-V माइनस फिक्स कॉस्ट, तो ये P-V का जो फैक्टर है ये कैंसिल हो गया, तो Q ओवर Q माइनस QBE। ठीक है, तो ये हमारा फार्मूला डिराइव हो गया कंप्यूटिंग द DOL इन यूनिट्स। उसके बाद इन वॉल्यूम क्या होगा, सेल्स है माइनस वेरिएबल कॉस्ट है, उसको डिवाइड करेंगे, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स कॉस्ट, तो फिक्स कॉस्ट जो है वो हम ऐड करेंगे प्रॉफिट में, और उसको प्रॉफिट से जो है ना ऑपरेटिंग प्रॉफिट से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स ऑफ सेल्स। तो ब्रेक इवन पॉइंट एग्जांपल है, Lisa Miller wants to determine the degree of operating leverage at sales levels of 600 and 800 units. तो 2 यूनिट्स के हैं हमारे पास, as we did earlier we will assume that same। अच्छा, अभी वो कह रहा है कि जैसे हमने पहले किया तो उसको assume करेंगे। अभी इसको assume करते हुए हमने ब्रेक इवन क्वांटिटी निकाल ली थी, क्या निकाली थी? 4000 यूनिट्स, आप याद करें अभी जो पहले हमने निकाली है। उसके बाद हमने जो वॉल्यूम इन टर्म्स ऑफ डॉलर निकाला था ब्रेक इवन का, वो $175,000 था। तो इनको आपने माइंड में रखना है, क्योंकि उससे आगे फिर हमने ऑपरेटिंग लिवरेज की डिग्री कैलकुलेट करनी है इफ़ दे प्रोड्यूस 6000 यूनिट्स और 8000 यूनिट्स। तो बाकी वही इंफॉर्मेशन है, फिक्स कॉस्ट 100,000 है, बास्केट जो है वो प्राइस पर यूनिट $43.75 है, और वेरिएबल कॉस्ट $18.75। तो अभी क्या है कि वो 6000
जो है वो डिवाइड करेंगे 6000 माइनस 400, तो 6000 यूनिट्स का डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज जो है ना वो 3 आ जाएगा 8000 का। अच्छा 8000 का हमने 6 से नहीं करना, 4 से करना है, क्योंकि 4 आपका ब्रेक इवन यूनिट ब्रेक इवन पॉइंट है इन यूनिट्स। तो 4000 से अगर आप 6000 करते हैं तो वो कितना डिग्री ऑफ लेवरेज है, और अगर 8000 करते हैं तो कितना डिग्री ऑफ लेवरेज है। तो अभी क्या क्या बता रहे हैं, जो इंटरप्रिटेशन इसकी क्या होगी, a 1% increase in sales above the 8000 unit level increases EBIT by 2%। तो हमें ये वो परसेंटेज बताता है कि अगर हम 1% इंक्रीज़ करेंगे सेल्स को 8000 से ज़्यादा, तो हमारा प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट या अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स जो है वो 2% से इंक्रीज़ होगी, बिकॉज ऑफ द एग्जिस्टिंग ऑपरेटिंग लिवरेज ऑफ द फर्म। तो ये 2 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा अभी इंटरप्रिटेशन जो है ग्राफ से क्या हो रहा है कि ये 2000 यूनिट्स थे, 4000 पे हमारा ब्रेक इवन था, और ये डिग्री ऑफ लेवरेज है, ठीक है, और ये क्वांटिटी प्रोड्यूस एंड सोल्ड। तो 6000 पे कितना होगा, 8000 पे कितना होगा, तो 6000 पे ये हमारा 3 था, 8000 पे हमारा 2 है, ठीक है, और हमारा ब्रेक इवन पॉइंट जो है ना वो 4000 था। तो यहाँ से आप ये ड्रॉ कर लें तो ये आपको बता देगा कि कितने डिग्री ऑफ लेवरेज, ऑपरेटिंग लेवरेज होगी अगर आप 8000 से ज़्यादा यूनिट बनाते हैं, तो वो 2% से इंक्रीज़ होगा आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट, और अगर 6000 है तो वो 3% से इंक्रीज़ होगा। और ये आपकी क्वांटिटी है ब्रेक इवन एनालिसिस की। अभी कह रहे हैं इंटरप्रिटेशन वही चल रही है ऑफ डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज। की कंक्लूजन्स टू बी ड्रॉन फ्रॉम द प्रीवियस स्लाइड एंड आवर डिस्कशन। क्या है वो, degree of operating leverage is a quantitative measure of the sensitivity of a firm's operating profit to a change in firm sales। तो वो डिग्री जो है ना वो क्वांटिटेटिव मेजर है। क्वांटिटेटिव मेजर क्या है कि आपको नंबर्स में बताती है, तो उससे वो सेंसिटिविटी फर्म की हम कैलकुलेट करते हैं कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट में कितना चेंज आएगा इन टर्म्स ऑफ चेंजिंग इन सेल्स। The closer that a firm operates to its break-even point, the higher is the absolute value of its degree of operating leverage। कह रहा है कि फर्म का ब्रेक इवन, जो फर्म जितनी भी क्लोज होगी, ऑपरेट कर रही होगी ब्रेक इवन के, उतना ही एब्सोल्यूट वैल्यू हायर होगी डिग्री ऑफ लेवरेज की। When comparing firms, the firm with the highest DOL is the firm that will be most sensitive to a change in sales। तो इसको कैसे इंटरप्रेट करेंगे कि अगर हम डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज कैलकुलेट कर रहे हैं तो जिसकी जितनी ज़्यादा लिवरेज होगी वो उतनी ज़्यादा सेंसिटिव होगा। तो हमारे पिछले जो इसमें 6000 जो है ना इज़ मोर सेंसिटिव डिग्री ऑफ लिवरेज, तो ये इस तरफ जा रहा है, तो 8000 में कम था और इस तरफ जाते हुए ये बढ़ रहा है, तो 6000 पे हमारा मोर जो है वो सेंसिटिव है। अच्छा अभी बिजनेस रिस्क, DOL डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज एंड बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क क्या होता है, वो इनहेरिट होता है आपके ऑपरेशन से, जो आपके फिजिकल ऑपरेशन फर्म के होते हैं उनसे इनहेरिट होता है, और ये रिस्क है तो फिर ये क्या होगा, ये अनसर्टेनिटी होगी। तो जहाँ भी रिस्क आता है वहाँ पे अनसर्टेनिटी का फैक्टर ज़रूर माइंड में आता है। और उसके बाद ये जो कैसे शो होता है रिस्क कि जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स जो है ना वो कैसे चेंज हो रहे हैं, उनकी वो वेरिएबिलिटी कैसे बताते हैं। तो ये क्या होगा, द इनहेरेंट अनसर्टेनिटी इन द फिजिकल ऑपरेशंस ऑफ द फर्म, इट्स इम्पैक्ट इज शोन इन द वेरिएबिलिटी ऑफ द फर्म्स ऑपरेटिंग इनकम, जैसे मैंने आपको बताया सॉरी। तो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज इज ओनली वन कंपोनेंट ऑफ बिजनेस रिस्क एंड बिकम्स एक्टिव ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्शन कॉस्ट वेरिएबिलिटी। तो कह रहा है कि वो वन कंपोनेंट है किसका, बिजनेस रिस्क का, क्या, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज, क्योंकि वो ऑपरेशन से है और वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे है बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इवन हम उसमें से इंटरेस्ट भी नहीं माइनस कर रहे होते, डिविडेंड भी नहीं पे कर रहे होते, तो हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट को लेते हैं। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो शो करता है कि वो फर्म फिजिकल ऑपरेशंस से क्या जनरेट कर रही है। तो वो इनहेरेंट जो अनसर्टेनिटी है फॉर द फिजिकल ऑपरेशन वो बिजनेस रिस्क है। तो डिग्री ऑफ लिवरेज जो है वो बिजनेस रिस्क का कंपोनेंट है। तो वो एक्टिव कब होता है, जब आपकी सेल्स वॉल्यूम या आपके जो प्रोडक्शन यूनिट्स हैं वो वेरी करते हैं, तो तब ये एक्टिव होता है। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज मैग्नीफाइज द वेरिएबिलिटी ऑफ ऑपरेटिंग प्रॉफिट
एंड हैंस बिजनेस रिस्क, ये बता दिया मैंने आपको। एप्लीकेशन ऑफ DOL फॉर आवर 3 फर्म एग्जाम्पल, जो 3 फर्म एग्जाम्पल है फॉर्म FV और F2। यूज़ द डेटा इन स्लाइड, उनको डेटा हम यूज़ करेंगे। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज, तो हम क्या करेंगे, हम उसकी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स प्लस फिक्स्ड कॉस्ट को ऐड कर देंगे, उसको डिवाइड करेंगे अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, तो हमारे पास क्या आएगी, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज। तो ये सेल्स के में था, उसकी 10,000 सेल थी और 1,000 प्रॉफिट था बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, और 7,000 जो है ना वो फिक्स्ड कॉस्ट थी। तो इसका डिग्री ऑफ लिवरेज जो है ना वो 8 आ गया है। फर्म वी का 2,000 उसकी सेल थी, 2,000 उसके फिक्स्ड कॉस्ट थी, तो उसका 11,000 टोटल सेल थी, सॉरी 2,000 प्रॉफिट था, तो ये हमारी 2 आ गई। इसी तरीके से 2F का 2,500 प्रॉफिट था ऑपरेटिंग प्रॉफिट, 14,000 फिक्स कॉस्ट और 2,500 ऑपरेटिंग प्रॉफिट, इसका प्रोपोर्शन लेके 6.6 है बेस्ड ऑन 19,500 सेल्स। तो जब हम इनको यहाँ पे लिखेंगे और देखेंगे कि वो रैंक हमने कैसे किया है, तो वहाँ पे भी हमने देखा था कि जब ऑपरेटिंग लिवरेज हमने निकाला था इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, कि जब वो चेंज होता है, जब उसकी सेल्स वेरी करती हैं, जब वो चेंज होती हैं, तो उस पर फर्म कितनी सेंसिटिव है, तो हमने देखा था कि फर्म F जो है ना वो ज़्यादा सेंसिटिव है। तो डिग्री ऑफ लिवरेज जब हमने कैलकुलेट किया है तो इसकी 8 आई है, फर्म V की 6.6 है, फर्म 2F की 2 है। तो इसका क्या मतलब है कि फर्म F जो है ना वो ज़्यादा सेंसिटिव है, और ये हमने पहले कैलकुलेट किया था कि फर्म F विल एक्सपेक्ट अ 400% इंक्रीज इन प्रॉफिट फ्रॉम अ 50% इंक्रीज इन सेल्स। जो और इस जब हमने इसकी डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज कैलकुलेट किया तो वो भी उसका ज़्यादा आ रहा है। तो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज जितना ज़्यादा होगा वो फर्म उतनी ही सेंसिटिव होगी इन टर्म्स ऑफ द वेरिएबिलिटी इन सेल्स और यूनिट्स। आगे फाइनेंशियल लिवरेज है। फाइनेंशियल लिवरेज क्या होता है, द यूज़ ऑफ फिक्स्ड फाइनेंसिंग कॉस्ट बाय द फर्म, द ब्रिटिश एक्सप्रेशन इज गेयरिंग। ये फाइनेंशियल लिवरेज हम US से जो कॉन्सेप्ट में कहते हैं, और ब्रिटिश जो है इसको गेयरिंग भी कहते हैं, जो फाइनेंशियल लिवरेज होती है इसको गेयरिंग कहते हैं। तो ये क्या होता है कि जो फाइनेंसिंग कॉस्ट है, फिक्स्ड फाइनेंसिंग कॉस्ट फर्म की, उसके यूज़ को फाइनेंशियल लिवरेज कहते हैं। तो ये ऑपरेशंस वाला नहीं है, या ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट वाला नहीं है, वो ऑपरेशनल लिवरेज है। ये फाइनेंशियल लिवरेज है जो कि फिक्स्ड फाइनेंसिंग कॉस्ट का यूज़ जो है ना वो बताती है। फाइनेंशियल लिवरेज इज़ एक्वायर्ड बाय चॉइस, और ये आपके पास चॉइस होता है कि आप फाइनेंशियल लिवरेज एक्वायर करना चाहते हैं या नहीं चाहते। उसमें डिफरेंट ऑप्शन होते हैं, जैसे आपका डेट हो गया, आपका प्रेफर्ड डिविडेंड हो गया, प्रेफर्ड स्टॉक, या आपका नॉर्मल इक्विटी स्टॉक जो है वो है इक्विटी। यूज्ड एज अ मीन्स ऑफ इंक्रीजिंग द रिटर्न टू कॉमन शेयर होल्डर्स। तो इसको कैसे हम यूज़ करते हैं कि कॉमन शेयर होल्डर्स का जो रिटर्न है वो इंक्रीज़ हो रहा है या नहीं हो रहा, उस बेस पे हम इसको एक्वायर करते हैं बाय चॉइस। अच्छा, अभी हम इसको यहीं तक रखते हैं, ये पहले पार्ट को, क्योंकि अगर हम आगे बढ़ते जाएंगे तो फिर हमारा कॉन्सेप्ट जो है वो ब्रेक होगा। तो इस पे अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर कमेंट में कीजिएगा। उम्मीद है आपको ये सारे कॉन्सेप्ट समझ आए होंगे, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।